डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें आपका ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी हुई, इंडिविजुअलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट अप्रोचेज आई, फिर आपके राइटर्स आए ऑन क्लासिक लिटरेचर। यहाँ पे फिर आपका एनीवन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड? मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। देखें, पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था ना, उस लिटरेचर में वो तमाम जो सोसाइटी में बातें हो रही थी तो उसी की बेस पे बनते थे। पहले तो ये आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स भी नहीं होते थे, जो आपका लिटरेचर चल रहा होता था वो चलता फिरता चल रहा होता था। एक ग्रुप उठ के किसी दूसरी जगह पे गया है तो वहाँ पे रिटन कुछ भी नहीं होता था। राइटिंग तो आपकी बहुत बाद में ईजाद हुई है। उस टाइम क्या होता था कि ज़बानी ही चलता रहता था, जिसको जितना जितना याद हो गया वो उतना, फिर जहाँ पे जिसने जो ट्रांसफ़र किया नॉलेज। ये अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी बातें शुरू की दौर की मिलेंगी कि वो जो चीज़ें पढ़ते हुए जाते थे आगे चलते जाते थे, फिर वो जिन लोगों के पास जितना नॉलेज रह गया था वो फिर उसी पे ही स्टक हो गए थे, और जो आगे बढ़ते गए वो फिर आगे आगे आपका चलता गया। फिर एक स्टेज पे आके आपका राइटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता, फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जितना लिखा थोड़ा बहुत था वो आई थी बातें। किसी एक आध क्लास में मैं ये वाला थोड़ा सा आपको दूंगी आयर से हट के ना, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, इस वाले पॉइंट में व्हाट हैपन, ट्रांसनेशनल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसनेशनल? एक कौम की बात हो रही है, इट्स अ कंप्लीट सर्कल। ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी, इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हेयर, ईस्ट इंडिया का कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने? नहीं, ईस्ट इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हैव यू रेड? बिजनेस के हवाले से आए थे वो, फिर उसके बाद कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही होता है, और क्या चाहते हैं? इसी तरीके से कोस्टल एम्पायर जिस तरीके से था, और अभी न्यू लिबरलिज्म में जैसे चाइना को देखते हैं, हाँ। सी पर कैसा कैसा हुआ, इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सी से मतलब स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा है। ओके, so transnational business community, here we will give the example of East India Company. Then another point was individualist, and humanist. Then writers on classical literature. All clear? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं बताना चाह रही थी, मैं बताना चाह रही थी आपको राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स पे हम कैसे आए थे। ठीक है, वो तो एक बिजनेस कंपनी थी, वो आई है उसमें जब ये आपके इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी इंडिया में, और वो स्पाइसेस वगैरह और ये सारा, फिर वो बंद हो गई थी कंपनी। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन? स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है और नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ सुन लीजिए,
स्टेट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और नेशन इज़ एन एथनिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, लिख दूं बोर्ड पे? नहीं, बोर्ड पे लिख दूं या डिक्टेट करवा दूं? डिक्टेट. ओके. So you can give the heading difference between state and nation. आप वो कर दीजिए ना, बीच में लाइन लगा दीजिए तो ताकि दोनों का साथ साथ हो जाए कॉन्सेप्ट. सो स्टेट एंड नेशन. State is a political concept. Nation is an ethnic concept. Nation is an ethnic concept. State is not subject to external control. State is not subject to external control. और नेशन पे हम लिखेंगे मे और मे नॉट बी. या तो एक्सटर्नल कंट्रोल हो सकता है या कंट्रोल नहीं हो सकता. नंबर 3, स्टेट may consist of State may consist of one or more nations or people. State may consist of one or more nations or people. Or nation may be made of several states. अब आपका वो शुरू का कॉन्सेप्ट आ गया. स्टेट्स में के कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नेशंस और पीपल. ठीक है, जी मैं पता है इसीलिए बोर्ड पे लिखती हूँ कि वो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये होता है कि जब चीज़ आपके सामने लिखी होती है ना तो आप उसको ज़रा सही तरीके से समझ भी सकते हो और बार बार लिखना भी आसान और देख के पढ़ना भी आसान. हाँ जी, कहाँ थे आप? थर्ड पॉइंट ऑफ ओके, मे बी मेड ऑफ सेवरल स्टेट्स. अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लेक्चर की डायरेक्शन चेंज करूँगी. हिस्ट्री वी विल कवर लेटर ऑन, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि नेशन स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा, फिर हम उस पर पढ़ेंगे. और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये हिस्ट्री पहले करूँ तो आई कैन कवर दैट. कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लें. ये थोड़ा सा पहले पढ़ना इसलिए भी सही हो जाएगा कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आएंगे तो फिर जब मैं जब हिस्ट्री वाली बातें बताऊंगी फिर आप लोग उस वक्त उसको कैटेगराइज करेंगे कि अच्छा ये उस टाइम हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, मज़हब की बेस पे क्या लड़ाइयाँ हो रही थी, क्या जो थे ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही थी. ये सारी बहुत ठीक ठाक मसाइल हुए थे, तब कहीं जाके 1648 में कुछ डिसीजन हुआ था हम क्या करेंगे.
All right. Characteristics of nation states. Number one, geographically defined territory. Sovereignty. Government. Then boundaries. Number 5, nationalism. Obedience and loyalty of population. किसी भी नेशन स्टेट्स में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। नाउ एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल, तो जब एग्ज़ाम में अगर आप ये सारी बातें लिखेंगे तो जोग्राफिकली डिफाइंड टेरिटरी में होगा कि कोई भी 1-2 स्टेट्स की एग्जांपल ले लीजिएगा और उनकी जोग्राफी और वो सब डिफ़ाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो 2 से 3 लाइनों से ज़्यादा इनमें क्वेश्चन लिखना आपने। फिर सॉवरेनिटी की बात आ जाएगी तो सॉवरेनिटी बता दीजिएगा कि कौन कौन सी स्टेट सॉवरन है। अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की एग्जांपल ले लीजिएगा कि उनको कब कब आज़ादी मिली थी और वो उन्होंने अपना काम शुरू किया था। फिर आप गवर्नमेंट पे सिस्टम बता दीजिएगा कि डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है या कुछ और चल रहा है, वहाँ पे किंगडम है या ऑल दैट। फिर आप बाउंड्रीज डिफ़ाइन कर देंगे। देन नेशनलिज्म पे बात करेंगे कि वहाँ पे कौन सी नेशनलिज्म फॉलो कर रही है, हो रही है, ठीक है। और देन ओबीडियंस एंड लॉयल्टी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशन स्टेट्स। चैलेंजेस कौन कौन से हैं? ग्लोबलाइजेशन, देन व्हाट इज दिस, रीजनलिज्म, रीजनलाइजेशन, देन फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, डिक्टेटरशिप। ये तो आज की नेशन स्टेट्स के मसाइल है ना, ठीक है। तो जो कोई भी ग्लोबलाइजेशन व्हाट अच्छी चीज़ है। डू यू एग्री विद दिस? देखें, ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ होगी लेकिन उसमें भी सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और कौन कौन सी नहीं एक्सेप्टेबल हैं। और जब हम ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे देन आई विल टेल यू इंशाल्लाह ऑल दिस। रीजनलाइजेशन लिख देती हूँ। चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट। ठीक है, डिक्टेटरशिप,
राइट्स आपके क्या होते हैं, आपके बुनियादी हकूक़, जिसकी वजह से आज बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अपने मुल्क में आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पे लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बेसिक एग्जिस्टेंस पे ही हम अभी तक अटके हुए हैं। बलूचिस्तान प्रोविंस इज़ ऑलवेज एंग्री विद द फेडरल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम वेरी रिच in all the minerals, it is still being ignored and a neglected province. है ऐसा कि नहीं? जो आपका ट्राइबल सिस्टम और वो सारे हैं ना, देखें अगर मैं और आप एक रियासत के टॉप पोजीशन पे आके बैठेंगे भी तो जो चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं ना रीजनल वाइज या एरिया वाइज, उसके साथ बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने अपने एक सर्टन नॉर्म्स सेट किए होते हैं, सर्टन रूल सेट किए होते हैं। इफ़ यू गो टू इंटीरियर सिंध, यहाँ पे जितना भी है वडेरा शाही और वो सारा है, डू दे एक्सेप्ट आउटर लॉ? वो बल्कि उसको साइड पे कर देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये हमारा मसला है, हम इसको अपने तरीके से हल करेंगे। उधर चाहे कोई भी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ पहुंच जाए, उधर कोई भी लॉ मेकर पहुंच जाए, कोई कुछ भी कर ले जाए, दे डू नॉट एक्सेप्ट। अगर वो किसी की बात मानते भी हैं तो वेरी फ्यू। It's I agree with your point. It's a failure of state. According to my perspective, international industry, Pakistan is facing so many things. After the creation of Pakistan is facing the world war with India in 1948, 1965, 1973, then 71. decade of the Soviet Union after 9/11. Still we are trying to another development. It's not the way of the relation thing. But try to कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं और नेशंस भी स्ट्रॉन्ग हुई थी हमारे सामने ही, लेकिन हमारे जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। हाँ, वी हैव टू टेक आउट सम सॉल्यूशंस। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज के डॉन में मैं सुबह पढ़ रही थी ऑफिस में, वो G20 समिट पे वो आया था, तो आप देखेंगे पाकिस्तान वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और नवाज़ शरीफ की भी स्टेटमेंट आज आई थी, क्या थी उसका कि हम कौन से वाला रूल अगर फॉलो कर रहे होते भी, मैं निकलते निकलते ही पढ़ा था, तो G समिट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा होता ये 2-3 दिन, तो उसमें भी हाँ 2017 से वो कुछ इस तरह की थी, एक्सप्रेस में वो थी। चलें, जो भी था फ्रंट पेज पे थी आज की खबर। said that is the foreign secretary retired from the secretary. He said that we are not invited from the both of them, both BRICS and G20, because there is one member is very strong, India, who don't want to agree to invite from Pakistan to be a part of economical trade. So there is a hybrid government. They are trying to hybrid government. Only come to invite the attending the seminar. उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो जगह डिप्लोमेटिक पाकिस्तान इकॉनमी तो है नहीं सकता।
आई होप सो, हम कर लेंगे। मैम G20 का मेंबर बनना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है काफ़ी। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से थोड़ा काम करते 3-4 साल पहले। मसला ही तो यहाँ क्या टकरा, काम तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, होता नहीं है। नहीं मतलब अगर हम स्ट्राइक भी करें तो ब्रिक्स के मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए तो अभी There is one project secret, and China is a strategic partner of Pakistan. So China is willing to join, but there are many propaganda to make शी जिनपिंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट, रशिया वॉज नॉट देयर। they found the first project of secret. I'm saying BRICS is a long-term thing. We have to go through actually back and forth to becoming a G20 member. Because उसके प्रीरिक्विजिट बहुत ज़्यादा है ना मैम। आपको ग्लोबल साउथ में आपकी GDP गारंटी होनी चाहिए, आपकी पॉपुलेशन है जो सिर्फ आपको एलिजिबल कर सकती है G20 में। जो एक उसका रीजन है कि पॉपुलेशन है, वो उसी में ही बस हम कुछ नंबर में बाकी सारी चीज़ें काफ़ी रिक्वायर्ड है। बाकी ब्रिक्स का मेंबर बन सकते हैं अगर हम 2-3 साल की हैं, या हम कल पढ़ रहे थे SISC का तो अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं 3 ईयर्स तक, अगर वो हमारे रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं SISC वाले, तो भी हम ब्रिक्स का मेंबर बन एनी अदर? Yesterday I was reading a statement of Joe Biden. He said, man, one of the most dangerous nations in the world, Pakistan. But he said, we are working with the economical crisis of Pakistan. So taking the dealing out with terrorism and economical condition, they are willing to work with it. वैसे मुझे थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बाइडन को इंडिया में देखे थोड़ा सा ये हुआ कि यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा ही तो 5 मिनट का ही तो फासला रह गया था, थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं। Most important, when the market not agree to attend, and China also. वो तो यूक्रेन की वजह से जो है वो This is the biggest opportunity. We can play the dynamical role in this. Well, I यू वांट टू जॉइन फॉरेन सर्विस। ठीक है, फिर फॉरेन सर्विस में जाके जी चले जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट जनरेशन से उम्मीद है कि वो कुछ कर लेंगे, थोड़ा सा आप ब्यूरोक्रेट से बन जाएंगे तो फिर यू ट्राई टू वर्क हार्ड जस्ट टू कनेक्ट द थिंग्स। हर जनरेशन की अपनी अप्रोच होती है ना, किसी नेशन की अप्रोच होती है कि भाई हम अपनी जेबों में पैसे डाल लें, किसी नेशन की अप्रोच होगी, किसी जनरेशन की अप्रोच होगी कि नहीं वी हैव टू वर्क। कोई कहेगा नहीं ज़रा जो किबले सीधे हैं वो टेढ़े हैं वो सीधे कर लीजिए, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। कोई बात नहीं, चलें आपकी सोच तो है ना, सोच तो हो, सोच होगी तो कुछ होगा, सोच नहीं है तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन।